हेलो गाइस। सो आज मैंने वैसे भी ये ऑरा क्रिएट किया हुआ है बिकॉज आई एम डिस्कसिंग हॉरर मूवीज। इसके पहले मैंने डोंट ब्रीथ के बारे में बात करी थी, आपने वो नहीं देखा है, मिस हो गया है, सो इट्स गोइंग टू बी ऑन माय रिकमेंडेशन, आप देख सकते हो। आज मैं जिस मूवी की बात कर रहा हूँ ये एक तरह से कॉन्जरिंग 3 भी कह सकते हो या कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट भी कह सकते हो। कॉन्जरिंग यूनिवर्स में करीब करीब 7-8 मूवीज रिलीज हो चुकी हैं अभी तक। हाल फिलहाल में कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट अमेजॉन प्राइम पे अवेलेबल हुई थी। हालांकि इसकी रिलीज अगस्त में ही हो चुकी थी, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 7-8 महीने बाद देख रहा हूँ ये मूवी। मैंने सोचा कि इसकी हाइप तो काफी थी बट उस टाइम मुझे टाइम नहीं मिला था, सो आई थॉट कि ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई, देखते हैं कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट। ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी ऑन अमेजॉन प्राइम OTT प्लेटफॉर्म पे। बट इसके पहले मैं ये जरूर बात करूंगा जो इसके इर्द गिर्द, कॉन्जरिंग यूनिवर्स के इर्द गिर्द जो लोगों की परसेप्शन है, क्योंकि कई बार लोगों की परसेप्शन से, ऑडियंस परसेप्शन से अपना एक परसेप्शन, अपनी एक धारणा बना लेते हैं। कॉन्जरिंग यूनिवर्स मेरे ख्याल से और काफी लोगों के हिसाब से भी जिनको हॉरर मूवीज पसंद हैं, कॉन्जरिंग 1 और कॉन्जरिंग 2 के अलावा कोई और मूवीज, हाँ एनाबेल अवेकनिंग शायद पसंद आई थी, तो इन 3 मूवीज के अलावा रेस्ट ऑफ द 4-5 मूवीज शायद उतनी पसंद नहीं है। एंड द कर्स ऑफ ला llorona वाज लाइक द वर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ख्याल से। द नन से भी मुझे एक्सपेक्टेशंस थी, हालांकि वो इतनी बुरी नहीं है बट इन मूवीज के मुकाबले में कहीं ना कहीं ये शॉर्टफॉल करती है। क्या डेविल मेड मी डू इट के साथ भी ऐसा ही है? अगर मैं रैंडम मूवी रिव्यूज की बात करूं या जो ऑडियंस में, ट्वीट्स में, सोशल मीडिया पे जो चर्चा हो रही है, अगर उसकी बात करूं तो लोग ये कह रहे हैं कि कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट इज क्वाइट बैड। मैं बोलूंगा इन अ वे यस, बिकॉज वेल लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स फर्स्ट। द कॉन्जरिंग डेविल मेड मी डू इट बनाया गया है विद रफली 39 मिलियन डॉलर्स US, और इसने कितना कमाया है? रफली $201 मिलियन। 39 मिलियन से मोटा मोटा 40 मिलियन के मुकाबले में 200 मिलियन, 40 मिलियन की लागत पे आपने 200 मिलियन कमाया है। सो डेफिनेटली रेवेन्यू वाइज तो भैया इसने बहुत कमाल किया है कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट ने। लाइक एनी कॉन्जरिंग मूवीज सभी ने अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दी है, इसलिए कॉन्जरिंग यूनिवर्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक एन रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू इज अ गुड मूवी। पैसा दे रही है आपको। बट अगर मैं एक ऑडियंस की बात करूं जिसको इन सब चीजों से कुछ मतलब नहीं है, मैं बस मूवी देख रहा हूं एंटरटेनमेंट के लिए, क्या ये हॉरर मूवी मुझे एंटरटेन करेगी, उस हिसाब से अगर मैं देखूं, मैं बोलूंगा कॉन्जरिंग 1 और कॉन्जरिंग 2 से आप इसको अलग रखिए। मेरे ख्याल से अब जेम्स वॉन या जितने भी ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं जो लोग, उनको मेरे ख्याल से इस तरह के जब मूवी यूनिवर्स बना रहे हैं, खासतौर से एड एंड लॉरेन वॉरेन के साथ, जो ऐसा कहा जाता है कि रियल लाइफ दे आर एग्जॉस्ट, मेरे ख्याल से कॉन्जरिंग वर्ड को ऐड करना नहीं चाहिए। बिकॉज जब कॉन्जरिंग वर्ड ऐड होता है ना तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। सेम ऐसा द नन के साथ भी हुआ था। हमने कॉन्जरिंग 2 के बाद नन देखी थी मेरे ख्याल से, तो कॉन्जरिंग 2 से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस बनी थी दैट वाज फिनोमिनल। उसके बाद कोई भी ऐसी मूवी नहीं आ पाई जो कॉन्जरिंग 2 के मुकाबले उसको सरपास कर पाई। एनाबेल शायद इसलिए थोड़ी बहुत अच्छी लगी बिकॉज वो एक ऑल्टरनेट घोस्ट स्टोरी को दर्शाती है। हालांकि उसमें भी एड एंड लॉरेन वॉरेन है और वो भी एक कॉन्जरिंग यूनिवर्स के अंदर अल्टीमेटली फिट हो जाती है। क्योंकि वो आउट एंड आउट एक कॉन्जरिंग यूनिवर्स की नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ओके एनाबेल इज स्टिल ओके, वो एक अलग भूत है, वो नन अलग भूत है। इस तरह से मैं ये बोलूंगा कि अगर इसकी कहानी की बात करते हैं विदाउट गिविंग मच स्पॉयलर्स, लड़का है, यंग लड़का आर्ने शेन जॉनसन। ये भाई साहब क्या करते हैं, इन पे एक एक्विजिशन होती है कि इन्होंने अपने लैंडलॉर्ड का कत्ल करा है। उन पे कार्रवाई होती है तो वो कहते हैं कि भाई मैं नॉट गिल्टी क्लेम कर रहा हूँ, मुझसे ये सब एक डीमन ने करवाया था, एक शैतान ने करवाया था, मैं पजेस्ड था जब मेरे साथ ये चीजें हो रही थी, तो इसलिए आई क्लेम टू बी गिल्टी, आई विल ट्राई टू प्रूव माई इनोसेंस इन दिस। वो ये कह रहे हैं कि भैया मेरे साथ तो ये भूतियापंती हुई थी चीजें, तो मैंने तो नहीं मारा, मेरे हाथ से जरूर मारा है, बट मैं उस टाइम पे भूत के इन्फ्लुएंस में था, घोस्ट के इन्फ्लुएंस में था, डीमन के इन्फ्लुएंस में था, शैतान के इन्फ्लुएंस में था। सुनने में कैसा लग रहा है आपको?
लॉ क्या बोलेगा। बट हाँ, यहाँ पे काफी चर्चा होता है लॉ में, लॉ के बारे में, लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में। तो एडन लॉरेन भी एक ऐसा वर्ड बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं कि भैया आप कोर्ट में बाइबल पे हाथ रख के, या हमारे यहाँ पे जैसे गीता पे हाथ रख के, या कोई भी हमारी होली बुक्स होती हैं उस पे हाथ रख के हम ये कहते हैं कि जो भी कहूँगा सच कहूँगा टाइप। सो एक ओथ लेते हैं ना हम, वो ओथ भी हम कहाँ लेते हैं, एक होली बुक पे हाथ रख के कहते हैं। उस होली बुक की रेफरेंस पे हम ओथ रखते हैं। भगवान को मानता है बिकॉज एक होली बुक के रेफरेंस पे आप एक ओथ को, एक प्लेज को सच मानते हो, तो आपको डेविल को भी मानना चाहिए। वेल, इंटरेस्टिंग पॉइंट। बट कहाँ हद तक ये सही है गलत है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। बट हाँ, इस तरह की लीगल चीजें में सुपरनैचुरल एलिमेंट को किस तरह से इंटीग्रेट किया है वो देखना इंटरेस्टिंग है। जो ये कांड हुआ है कि जब ये जो आर्नी है इसके साथ जब ये चीज़ें हुई थी, वो ऐसा कहा जाता है कि इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी। और जो ये सो कॉल्ड भूत है या एंटिटी है, डीमन है, वो आपसे जब वो काम करवा रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि भैया आप एंटिटी को अटैक कर रहे हो, आप एक डीमन को अटैक कर रहे हो, आप एक डेविल को अटैक कर रहे हो, आपके सामने कोई अजीब सा क्रीचर है, भूत है, उसको आप अटैक कर रहे हो। बट सच में क्या होता है कि आपके सामने आपके ही लव्ड वंस होते हैं, आपके ही चाहिए, आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, और आप उन पे अटैक करते हो। सो देख रहे हो आयरनी, आपको लग रहा है कि आप भूत पे अटैक कर रहे हो, यू आर बीइंग स्कैर्ड, बट सही मामले में you are the monster. You're not attacking the monster. You think you are attacking the monster, but in real life, you are the monster. You are attacking your family members. तो ये है Conjuring 3 कह सकते हैं, Conjuring the Devil Made Me Do It की कहानी। इसी बीच में काफ़ी और हमें भूत देखते हैं, जैसे Conjuring 2 में हुआ था। एक भूत नहीं होते, काफ़ी सारे भूत होते हैं। धीरे धीरे वो मूवीज़ बनते हैं, और किसी तरह से Conjuring 2 में हमने नन भूत को देखा था, और नन भूत इतनी पॉपुलर हो गई थी, उसके ऊपर एक अलग से स्पिन ऑफ बनी। और Conjuring 2 में और भी बहुत सारे भूत हैं। कहा जा रहा है कि उन सभी भूतों की अलग अलग एक सोलो मूवीज़ बनने वाली है। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। बट अल्टीमेटली मैं बोलूँगा ये जो कहानी है, ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग तो लगेगी, क्योंकि भैया मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी है कहानी। जब मैं आपसे इस तरह से बात करता हूँ, जब आपको कोई आपका फ्रेंड आपको ये स्टोरी सुनाएगा, ये फोकलोर सुनाएगा, और जैसे समर कैंप्स में या फॉरेस्ट कैंप्स पे हमने बॉन फायर करा हुआ है, कैंप फायर करा हुआ है, और हम मिल के मूंगफली खाते हुए, रेवड़ी खाते हुए, मार्शमेलो खाते हुए हम कहानी सुन रहे हैं, तो तब हाँ, ये कहानी हमें इंटरेस्टिंग लग सकती है। तब ये कहानी लगेगा क्या, ये कहानी में दम है। इट्स स्कैरी। जब ये कहानी हम मूवी के तौर पे देखते हैं, मूवी के रूप में हम इसको देखते हैं, और माइकल शावेज ने जब इस मूवी को डायरेक्ट किया, तो मैं बोलूँगा वहाँ पे ही ये ठंडा पड़ गया। डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग, इन दोनों एस्पेक्ट्स पे ये मूवी ठंडी पड़ गई। हाँ, इसमें टेंशन मोमेंट्स थे, इसमें जंप स्केयर्स थे, और कॉन्जरिंग यूनिवर्स में भूत होते हैं, वो जंप स्केयर मोमेंट्स भी होते हैं। ऑल्दो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जंप स्केयर पे उतना बिलीव नहीं करता, मैं स्लोली ग्रेजुअली जब वो हॉरर एलिमेंट बिल्ड होता है मैं उसका ज़्यादा फैन हूँ। बट आई एम नॉट अगेंस्ट जंप स्केयर्स, अगर उसको ढंग से इंटीग्रेट किया जाए तो Conjuring 1 and 2 and even Nun for that matter, or any Conjuring movie for that matter, is a good example किस तरह से जंप स्केयर्स को अच्छी तरह से इंटीग्रेट किया गया है। वहाँ पे जंप स्केयर्स डजंट लुक सो बैड, अच्छा ही लगता है रादर। उस एस्पेक्ट से मैं बोलूँगा ठीक है। अगर आप एक आउट एंड आउट हॉरर मूवी फैन हो हो सकता है आपको Conjuring the Devil Made Me Do It उतना इंटरेस्टिंग या उतना एंटरटेनिंग, शायद एंटरटेनिंग विल बी द गुड वर्ड, एंटरटेनिंग नहीं लगेगा आपको। I'll still say as a horror audience, Conjuring 1 and Conjuring 2 को ये मूवी सरपास नहीं कर पाई। कर्स ऑफ ला लोरोना जैसी उतनी ही भी बेकार नहीं है, बट हाँ, एनेबल और Conjuring 1 and 2 के मुकाबले ये ठंडी पड़ गई। तो मैं इसको कंपेयर अगर करूँ Conjuring यूनिवर्स में, नॉट सो गुड मूवीज में काउंट होगी Conjuring the Devil Made Me Do It। बट हैविंग सेड दैट, आई एम श्योर ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये मूवी पसंद आएगी बिकॉज इसकी स्टोरी ऑन द पेपर्स अच्छी है। यू नो, लाइक आई सेड, कुछ लोग होते हैं जो जिस तरह से एक मूवी को एग्जीक्यूट किया गया है उसके रेफरेंस पे मूवी को जज करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि विजुअल्स पे जब मूवी को जज करते हैं कि भैया क्या हॉरिफाइंग सीन्स थे, जंप स्केयर्स थे, तो मैं बोलूँगा मूवी अच्छी थी या बुरी थी। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि क्या मूवी का जो सोल स्टोरी है क्या वो अच्छा है,
ये मूवी का सोल वाली स्टोरी तो ज़रूर अच्छी है, इसकी जो ओरिजिनल थीम है वो डेफिनेटली अच्छी है, बट देन अगेन इसकी ओरिजिनल स्टोरी है ना वो बहुत ही छोटी सी है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो क्लेम करता है कि मैंने नहीं मारा, मुझे एक डीमन ने मुझे पजेस किया था और उसने मुझसे ये काम करवाया। जाहिर सी बात है लीगली उसको सजा तो मिलती है, बट देन इस एलिमेंट को यूज करके फिक्शनल एलिमेंट डाल के किस तरह से इसको एक हॉरर मूवी में कन्वर्ट करा, वो वाली पार्ट वहां पे ये बात थोड़ी सी फेल हो गई। वहां पे अगर ये कोई एक बेटर राइटिंग होती, एक बेटर डायरेक्शन होता, मैं नहीं कह रहा कि इसके डायरेक्शन माइकल चावेज एक बेकार डायरेक्टर है, बेकार डायरेक्टर नहीं है, बट डेफिनेटली ये मूवी अच्छी हो सकती थी। आई वुड से आई एम गोना गिव इट अ 2/5 रेटिंग। 2 पॉइंट इसके जरूर काटूंगा फॉर स्क्रिप्ट राइटिंग एंड डायरेक्शन। बाकी स्केरी मोमेंट्स में भी ये उतना स्केरी मुझे नहीं कर पाई। आई वाज़न्ट स्केर्ड रियली। टेंशन मोमेंट जरूर थे, बट लाइक आई सेड, आई गेस इट विल स्टिक टू अ कैंपफायर स्टोरी। With this, I'm gonna close this review. आपको मेरा रिव्यू एंड डिस्कशन कैसा लगा, आपको मेरे पॉइंट्स अबाउट दिस मूवी कैसे लगे? इफ़ यू रेजोनेट विद दिस, प्लीज प्रेस लाइक। अगर मेरा फेस पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं इस तरह के और भी मूवीज आपके पास लाऊंगा, सो उसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबाइए। That's all me for now. Take care. I'll see you in another video.